एनर्जी मैफी में एक बार और आपका स्वागत है। आपको पता है कि इसमें इस समय फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एस.सी. वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 उसमें एक्सरसाइज किया जा रहा था। तो कुछ क्वेश्चन पहले किए जा चुके हैं। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आप देखें कि मैंने आपसे बताया था कि क्वेश्चन इसमें कंसेप्ट वाले सारे क्वेश्चन हैं और एक एक क्वेश्चन में 2 से 3 कंसेप्ट तक शामिल किए गए हैं। तो अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तो सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें देखिए फ्रिक्शन की बात की जा रही है। इसमें कह रहा था कि एक टेबल है हॉरिजॉन्टल और उस पर एक चार्ज रखा गया है, फिक्स्ड है, और कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज रखा गया है और जो मेज है, टेबल है, उसमें फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो क्लियर है कि जब 2 चार्जेज होंगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो एक फिक्स कर दिया गया तो क्लियर है कि दूसरा आगे या पीछे जाने की कोशिश करेगा, और जब वो आगे या पीछे जाने की कोशिश करेगा तो फिर उस पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स काम करने लगेगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि दूसरे वाले पे चार्ज कितना होना चाहिए कि जबकि फ्रिक्शनल फोर्स काम करे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल टेबल ऐसे बना लिया। अब देखें, एक चार्ज को हमने यहाँ पे ले लिया जो फिक्स है टोटली। तो ये देखिए एक चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ लिया जो टोटली फिक्स है, ठीक है। और इस पे चार्ज हमने मान लिया Q1 है, और दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है ये इसको हमने मान लिया ये है Q2, और इसे ये मूव कर सकता है आगे या पीछे, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। दूसरा वाला आगे या पीछे ये मूव कर सकता है। ये हो गया Q2। तो अगर Q1 और Q2 दोनों सेम नेचर के हैं तो अब क्लियर होगा कि इस Q1 की वजह से Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, और Q2 की वजह से इस Q1 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। और यहाँ मजेदार बात यह है कि यह जो मेज है यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस दिशा में काम करेगा तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करने लगेगा इस डायरेक्शन में। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है स्मॉल f, दोनों इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए, और फ्रिक्शन का प्रभाव दिखता रहे इसके लिए इसकी जो वैल्यू है इस फ्रिक्शनल फोर्स से कम होनी चाहिए। तो ऐसे केस में अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम फार्मूला लिखते हैं, आपको पता है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड लेस आर इक्वल टू स्मॉल f दैट इज म्यू mg। इसका मास दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए था, Q2 चाहिए था। Q2 लेस आर इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा म्यू mg अपॉन और इंटू आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे होगा K इंटू Q1। तो अब हम वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने वाले हैं। तो आपके पास क्या मिला, म्यू की वैल्यू यहाँ पे दिया हो, देखिए सारा हम प्रेस कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है। पहली बात तो Q1 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो Q1 की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। आप देखा, तो सबसे पहले हम Q1 की वैल्यू लिखते हैं और K की वैल्यू लिखते हैं। तो K की वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q1 की वैल्यू हम लिख देते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -6। और उसके बाद फिर आप देखें म्यू की वैल्यू यहाँ पे हम देखते हैं, म्यू की वैल्यू दिया है 0.2, तो ये हो गया 0.2 इंटू एम की वैल्यू यहाँ देखते हैं कितना दिया हुआ, 80 ग्राम दिया हुआ, 80 ग्राम है। इसको हम चेंज करेंगे, 80 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया, ये किलोग्राम में हो गया। इसके बाद नंबर आता है जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, और फिर लास्ट में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे देखिए दिया है 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखें आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -1 होगा। जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर -2। इसे पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद आप देखें Q2 की वैल्यू आने वाली है, तो सीधे सीधे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है 0.1 बार में, और ये 0.1 और ये 10 ये खत्म हो गया। फिलहाल
नियर अबाउट 8.7 इंटू 10 टू द पावर देखा जाए कितना बन पा रहा है, तो -6 ये है और 9 ये है, तो यहाँ पे +3 बच गया। +3 जब ऊपर गया तो -3 और ये -3 -6 हो जाएगा, नियर अबाउट -8 हो जाता है, ठीक है, -8 कूलम। ये आपका आंसर बन जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अगर ध्यान से देखें तो बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दोनों को मिला के ये क्वेश्चन बना दिया गया। इसे स्क्रीनशॉट लेना, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 30 है, तो इसमें भी दो कंसेप्ट आ गया, मोशन इन इंक्लाइन प्लेन भी और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जो 30 डिग्री पर झुका हुआ है। तो इस तरह से हमने मान लिया कि इंक्लाइन प्लेन है, ये 30 डिग्री पर झुका, हमने एंगल को अल्फा मान लिया फिलहाल। अब ये कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ, और वह जो चार्ज पार्टिकल है वह ए है और वह बॉटम में है इसके इंक्लाइन प्लेन के। तो यह और एक दूसरा भी है, दूसरे को कहाँ रखा जाए, जो इतने ही चार्ज और इतने ही मास रखता है उसको इस इंक्लाइन प्लेन पर कहाँ रखा जाए कि इक्विलिब्रियम हो जाए। तो हम लोग मान लें इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ रखते हैं तो क्या होगा कि दोनों पे अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो क्लियर हो जाता है एकदम से मामला कि इसके वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। देखिए डायग्राम बनाने में फिजिक्स में बहुत मजा आता है, अगर आप खूब ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को तो डायग्राम बनाने में खूब मजा आएगा। अब देखिए, अब इसके वजह से इस पर जो फोर्स डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे है। फिलहाल हमें इससे मतलब नहीं है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो कैसे कैसे है आइए ध्यान देते हैं। यहाँ इसका जो वेट होगा, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। तो अगर इसका मास m है तो इसका जो वेट होगा mg नीचे काम करेगा। अब अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे नॉर्मल ड्रा कर देते हैं ऐसे, ये 90 डिग्री एंगल पर, तो ये भी एंगल हो जाएगा अल्फा। और इस डायरेक्शन में जो एक कंपोनेंट है mg का, mg cos अल्फा, और ये क्या करता है, ये यहाँ जो रिएक्शन फोर्स काम करता है इस इंक्लाइन प्लेन पर, उसको बैलेंस करेगा, रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा। और अब देखें इसका जो दूसरा कंपोनेंट है mg का, इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा ऐसे, और वो होगा mg sin अल्फा। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आप देखिए कितना मजा आया। तो ये देखिए R ने इसको बैलेंस किया mg cos अल्फा को, और F ने mg sin अल्फा को बैलेंस कर दिया, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गया। और ऐसे में हमने क्या मान लिया, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का मैंने माना R है, इसी R का मान निकालना, कहाँ रखा जाए ऐसा पूछ रहा था आपसे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए यहाँ साफ दिख रहा है F = mg sin अल्फा। F की वैल्यू K, Q1, Q2, इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, पहले से आप क्वेश्चन में दिया हुआ है। KQ² / R² = mg sin अल्फा। अब अगले स्टेप में अगर हमें R² की वैल्यू निकालनी है तो आप देख सकेंगे R² = होगा KQ² / mg sin अल्फा। अब हम सारी वैल्यूज को पुटअप करते हैं, यहाँ देखें ध्यान से। तो R² = हो जाएगा, K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ होता है, और Q² की वैल्यू यहाँ दी गई है, स्क्वायर करेंगे 4 × 10⁻12 हो जाएगा। अपान यहाँ पे देखिए m की वैल्यू है 100 ग्राम है, हम बदलेंगे किलोग्राम में 10⁻⁻1 हो जाएगा, जी हम यहाँ पे 10 लेंगे, और mg यहाँ पे sin अल्फा दैट इज sin ऑफ 30 डिग्री। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो देन R² = ये 36 हो गया, 10⁻³ हो गया। नीचे आप देखेंगे sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इस तरह से R² = √r कर देंगे तो रूट में आ जाएगा, और वो भी कितना आएगा 36 × 2 × 10⁻³ 36 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे 6 हो जाएगा। अब मेरे पास बचा 10⁻³ उसको हम बना देंगे 10⁻⁴, तो फिर 10⁻⁻² स्क्वायर रूट उसका हो जाएगा। फिर मेरे पास अब बच गया 2 × 10 दैट इज 20,
20 का नियर अबाउट 4.4 हो जाएगा नियर अबाउट। तो अब देखिए 6 4 जा 4 हुआ और 6 4 जा 24 और 2 26 हो जाएगा नियर अबाउट, और इंटू 10 टू दी पावर -2 और 2.64 इसको अगर हम लिखेंगे तो यह 10 टू दी पावर -1 हो जाएगा और ये मीटर में आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 24 का 4 आ गया और 24 और 2 26 हुआ, ठीक तो है। इतने मीटर डिस्टेंस पर अगर हम इंक्लाइन प्लेन पर रखेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगी। तो आप देखें जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ एक एक कंसेप्ट भी इसमें आते जा रहे हैं। अगर सारी चीज़ें आपको पता हैं तो सवाल करने में बहुत मजा आएगा। तो आगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखा ये क्वेश्चन नंबर 31 है जो इसके पहले वीडियो में है, आपने देखा होगा। तो ये है आपका 2 particle A and B, each having a charge Q are placed at a distance d apart. Where should a particle of charge Q be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experiences maximum force? What is the magnitude of the maximum force? इसमें ये कह रहा था कि दो चार्जेज हैं ऐसे, एक मान लीजिए यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे है और दूसरा चार्ज यहाँ पे है, और इसका जो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर एक तीसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज ये हो गया, दूसरा वाला जो चार्ज है वो ये हो गया, और एक जो चार्ज है ये वाला यहाँ पे। तो ये चार्ज है कैपिटल Q और ये दोनों चार्जेज हैं स्मॉल q, और ये d डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं। तो ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इधर का जो पोर्शन होगा वो d/2 हो जाएगा और इधर का भी जो पोर्शन होगा वो d/2 हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए इसके वजह से जो यहाँ फोर्स डेवलप होगा वो हो गया F1 मान लिया, और इसकी वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है दूसरे वाले चार्ज स्मॉल q की वजह से ये हो गया F2 मान लिया। हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हम इसे रिजॉल्व करते हैं तो ध्यान रखना है आपको कि इस दिशा में जो रिजॉल्व पार्ट होगा ये एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा, ये बनेगा F1 cos थीटा, और इस दिशा में रिजॉल्व पार्ट होगा ये बनेगा F2 cos थीटा। फिर इसके बाद इस डायरेक्शन में जो रिजॉल्व पार्ट बनने वाला है ये देखें ध्यान से, तो कौन कौन सा बनने वाला है। एक तो ये जो हरा वाला दिख रहा है F1 sin थीटा बनेगा, और दूसरा इस नीले वाले की वजह से बन रहा है इसी डायरेक्शन में, तो ये बना F1 sin थीटा। तो आपको ये जानना है कि यह दोनों अगर ये F1 और F2 सेम हो जाएं तो यह दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करेंगे। अब ये जो फोर्स बच रहा है यहाँ पे हम देखें सबसे पहले कि क्या F1 और F2 दोनों सेम है। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि यह जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। यह डिस्टेंस हमने x मान लिया, तो ये वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा रूट, ये राइट ट्रायंगल बना हुआ है, रूट x स्क्वायर एंड प्लस d स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा। और सेम वही यहाँ भी आ जाएगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन 4। फिर अगर हम F1 की वैल्यू निकालते हैं तो F1 की वैल्यू होगा k Q1 Q2 यानी कैपिटल Q अपॉन दिस स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ये रूट में है इसलिए रूट खत्म हो जाएगा। और यही अगर आप देखेंगे तो यही F2 की भी वैल्यू हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि F1 F2 दोनों सेम है, इसलिए इन दोनों का प्रभाव समाप्त होगा, केवल वो बचेगा, यही फोर्स ये अनुभव करेगा। तो अब देखिए वह फोर्स मैक्सिमम होने के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए ऐसा पूछ रहा है। तो डिस्टेंस हम लोगों ने x मान रखा है। तो अब आइए हम मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं।
तो एक्चुअली F इज इक्वल टू जो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा वह हो गया F1 साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा, आप देख पा रहे हैं। और दिस इज इक्वल टू F1 की वैल्यू है k क्यू क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो देखो इस फिगर के द्वारा हम साइन थीटा निकालना, तब देखिए कितना हो जाएगा। साइन थीटा निकालते हैं तो आपका हो जाएगा लंब अपान कर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइट अपान हाइपोटेनस हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4, ऐसा बन जाएगा। फिर जब वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू एक्स अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4 एंड प्लस F2 के क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4 और इंटू एक्स अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4। अब आगे हम देखते हैं, ये कुछ नहीं, ये 2 टाइम हो गया बस, स्मॉल के और क्यू क्यू अपान, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये यहाँ पे 1 पावर है 1/2 पावर, यानी कुल मिला के 3/2 पावर हो जाएगा, यानी ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4 एंड होल टू दी पावर 3/2, ये एफ की वैल्यू है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें भी 2 कंसेप्ट हो गए, 2 क्या 3 कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर रिजर्वेशन, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरे नंबर पर है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर कोई फंक्शन है, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, y इज इक्वल टू f(x) एक फंक्शन है, तो y के मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए हमेशा dy/dx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। यहाँ भी वही कंडीशन है, f के मैक्सिमम या फिर मिनिमम होने के लिए df/dx इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो अब हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो df/dx इज इक्वल टू हम 0 करने वाले हैं, तो यही हम बढ़ा देते हैं इसको। हाँ, अब देखें df/dx इज इक्वल टू 0 जब हम करेंगे तो df/dx क्या होगा, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको एक फार्मूला भी मैं यहाँ बता दूँ जल्दी से, यहाँ पे बताता हूँ, dx ऑफ, ठीक है, आ जाइए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर डी कैपिटल, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर एंड डी dx ऑफ न्यूमरेटर एंड माइनस न्यूमरेटर एंड डी dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं उसी फार्मूले से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2k कैपिटल Q स्मॉल q, ये कांस्टेंट पोर्शन है, इसे हम अलग करते हैं। और यहाँ पे देखिए x छूटा हुआ था, ये वाला x, तो अब देखिए क्या हुआ, सबसे पहले d डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 एंड होल टू दी पावर 3/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यहाँ पे x है, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 होता है जैसा कि आप जानते हैं, माइनस न्यूमरेटर मतलब x और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना डिनोमिनेटर है, तो समथिंग टू दी पावर, यहाँ देखो आप x टू दी पावर समथिंग हो गया, तो समथिंग इंटू x टू दी पावर समथिंग -1, मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 एंड टू दी पावर 3/2 -1, 3/2 -1 जब आप करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का होगा 2x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x, 3/2 आया और उसके बाद हमें लिखना है 2x। इस तरह से ये डिफरेंशिएशन हो गया आपका, और फिर लिखेंगे अपान इसका होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 एंड होल टू दी पावर 3/2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, केवल यहाँ पे 3 बच जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये और वो सब 0 हो गया, केवल हम लोगों के पास ये पोर्शन बचा हुआ है, ये वाला पोर्शन। तो ये पोर्शन आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहले मैं एक लाइन इसको लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 एंड होल टू दी पावर 3/2 एंड माइनस, आगे आप देखेंगे यहाँ से आपके पास आ गया
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिला के आया 3x स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 एंड होल टू द पावर 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आया हुआ है। इसको हमें अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, जगह कम है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब यहाँ तक हुआ था, इसके बाद हम इसको कॉमन लेंगे। एक चीज ध्यान रखें, जितने ही अधिक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होता है उतने ही मजा आना चाहिए। अब देखते जाएं, इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 एंड होल टू द पावर 1/2 को हम कॉमन ले रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन देखते रहिए कितना मजा आएगा। इसमें बचा क्या, 3/2 में से -1/2 जब हो गया तो 1 पावर इसका बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 1 पावर बच गया, और यहाँ पे बच गया 3x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हो या तो ये 0 हो, ये 0 इमेजिनरी, ये आपका अधिकल्पित मिलने वाला है, इमेजिनरी नंबर मिलने वाला, लेकिन ये रियल के लिए है। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, या फिर आप देखेंगे यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 2x square is equal to d square upon 4. Then x square is equal to d square upon 8. Then x is equal to plus minus d upon 2 root 2. इतने डिस्टेंस पर रखने पर फोर्स मैक्सिमम होगा। अब वो मैक्सिमम फोर्स होगा कितना, ये वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो यह मैक्स हमें केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, इसलिए प्लस माइनस से मतलब नहीं है। ये देखिए k क्यू क्यू हो गया, x की वैल्यू हमें रखना है, तो x d अपॉन 2 रूट 2 ऐसे लिख देंगे सीधे सीधे। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू है डी स्क्वायर अपॉन 4 8 एंड प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 एंड होल टू द पावर 3 अपॉन 2 से सॉल्व करेंगे ए क्यू क्यू। अब आप देखते जाएंगे, यहाँ पर इसे ऐड करने के बाद ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 3 डी स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है, एंड होल टू द पावर 3/2। तो जब 3/2 पावर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 पर 3/2 पावर करेंगे, यानी 3 पर पावर 3 होगा 27, और उसका स्क्वायर रूट होगा 3√3 आपका हो गया 3√3 डी क्यूब अपॉन 8 का मामला आया। तो 8 इंटू 8, तो उसमें से 8 निकला, फिर 8 में से 2 निकला, यानी 16√2 ये बन जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ d अपॉन 2√2, आप देख लेंगे ध्यान से। अब ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली हम लोगों के पास क्या बचा, ये ऊपर जाने वाला है, तो ये आपके पास मिल गया 16 स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और एक डी से एक डी भी कैंसिल हो गया। अब हम लोगों के पास बचा ये 16 तो ऊपर चला ही गया, नीचे जो बचा हुआ है उसको देखा जाए। नीचे है 6 2 ये आपका 3 2 6 हो गया, 6√3 और डी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब आगे अगर आप चाहें तो यहाँ पे k की वैल्यू 1/4 π0 रखें, फिर थोड़ा बहुत सॉल्व करें, तो ऐसा करने पर लगभग आप देखें 3.08 के नियर अबाउट ही आएगा इसे हल करने के बाद, और स्मॉल के और क्यू बटे डी स्क्वायर, दिस इज आंसर। तो इस तरह से इसको आप स्क्रीनशॉट लेना। अगले क्वेश्चन फिर हम अगली वीडियो में लेके आते हैं। आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को, और बेल आइकन भी बजा देंगे, जिससे आगे चलने पे और वीडियो जो भी आते जाए उसको वो आपको मिलते जाए आसानी से। आगे फिर हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन लेके आते हैं। धन्यवाद।